गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के टॉपिक पर, जिसमें चैप्टर आज जो है 3.1 एंड 3.2 को इस वीडियो में आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार कुल टोटल टॉपिक का आप लोगों को फुल कोर्स इस पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 3.1 पहले प्रश्नावली में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है भाई? आफ्ताब अपनी पुत्री से, क्लियर कीजिएगा, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यही बोला है ना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो ठीक है, इस स्थिति को क्या करना है? बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त करना है। अब बीजीय व्यंजक के रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है ना। तो बीजीय व्यंजक के रूप में तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मानना पड़ेगा ना कि हल में यहाँ पे लिखेंगे माना कि आफ्ताब की उम्र, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु या उम्र बोल सकते हैं x वर्ष है ना, x वर्ष मैंने मान लिया। एवं इसकी पुत्री का मैं मान लेता हूँ आफ्ताब की पुत्री की आयु जो है स्टूडेंट वो है, मैंने मान लिया कि 22 वर्ष है। माना कि सबसे पहले क्या माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष एंड उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है मैंने 22 वर्ष मान लिया। फिर उसके बाद वो खुद बोला कि 7 वर्ष पूर्व बोला, मतलब 7 वर्ष स्टूडेंट पहले बोला था, है ना। तो 7 वर्ष पहले की मैं बात करूं तो जब भी एज में एक प्रोसेस होता है क्या कि अगर आपका उम्र 7 वर्ष पूर्व यानी 7 घटा तो सबका उम्र 7 घट के जाएगा। जब भी किसी में उम्र जुटेगा या बोलेगा कि 7 वर्ष बाद या 7 वर्ष पहले, तो दोनों में एक घटता है। किसी का उम्र जैसे मान के चलिए एक्स का उम्र 7 वर्ष पहले कितना होगा, तो पुत्री का भी 7 वर्ष पहले कितना होगा। दोनों जब भी एज में क्या होता है कि जब भी एज में कितना भी साल घटाएं, जब भी घटेगा तो दोनों में से ही घटेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने माना क्या, यहाँ पे आफ्ताब की वर्तमान आयु x है और 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 हो जाएगा एंड पुत्री जो है y है और 7 वर्ष पूर्व यानी 7 हो जाएगा। बोला काची कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे के गुना हो जाऊंगा, 7 गुना हो जाऊंगा, मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा। बस मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, x माइनस 7, क्योंकि 7 वर्ष पहले तो दोनों में से मैंने 7 घटा दिया। कह रहा है कि ये जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री का के गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। तो बस मैंने उसी लैंग्वेज में क्या कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ से x माइनस 7 बराबर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से 7 माइनस में 49 हो जाएगा एंड इसको अगर इधर करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 49 प्लस 7 हो जाएगा। अगले लाइन में कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इसको क्या कर देना है कि समीकरण के रूप में लिखना है, यही बोल रहा है, व्यक्त करना है स्टार्टिंग टाइम में। ठीक है, तो माइनस 49 में से अगर 7 चला जाएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन, जब क्या बोला था आपको, 7 वर्ष पूर्व बोला था। एक और कंडीशन इसमें बोला होगा, उसको मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये जब 7 वर्ष बोला तो उसका कंडीशन क्लियर हो गया, लेकिन बोल रहा है क्या, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। कितने वर्ष बाद, यहाँ पे अगले लाइन में लिखेंगे 3 वर्ष बाद। अब जो है 3 वर्ष बाद बात करते हैं, 3 वर्ष बाद की, है ना। तो दोनों की उम्र बढ़ेगी तो x प्लस 3 हो जाएगा एंड y प्लस 3। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे के गुनी 3 गुनी रह जाऊंगा। तो यानी इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन,
x प्लस हो जाएगा आपके पास 3 बराबर 3 बाई प्लस में हो जाएगा 9, इस साइड पे कर लेंगे तो x माइनस 3 बाई बराबर में 9 माइनस 3 इक्वल टू में हम कर सकते हैं अगले लाइन में क्या स्टूडेंट, x माइनस 3 बाई बराबर में 6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से आपको इक्वेशन में व्यक्त कर सकते हैं। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ ज़्यादा आप लोग को करना नहीं पड़ेगा, बस आप लोग को मान सारणी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 एंड से इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि कंडीशन 2 को बोला था, है ना। अगर मान सारणी निकालने के लिए रहता है तो मान सारणी के निकालने के लिए सपोज दैट मैं 2 में निकाल कर दिखा देता हूँ, ठीक उसी प्रकार आपको फर्स्ट में भी निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मान सारणी, है ना, मान सारणी निकालते हैं, उसमें से हम लोग कॉलम बनाते हैं। आपको अगर x का मान अगर 2 टाइम निकालना है तो आप 2 टाइम निकाल सकते हैं, और अगर 1 टाइम निकालना है तो 1 टाइम। जैसे मान के चलिए x बराबर मैंने 0 लिया तो y का मान इक्वेशन नंबर 2 से निकलेगा ना कुछ, तो यहाँ 0 हो जाएगा माइनस 3y बराबर में 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी y बराबर आपका -2 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जब आप x बराबर 0 लिए तो y बराबर कितना आ गया -2। ठीक उसी प्रकार अगर y बराबर 0 लेंगे तो आपको आ जाएगा x बराबर 6। तो ठीक इसी प्रकार एक ग्राफ का मान सारणी निकल जाता है स्टूडेंट। इसी प्रकार आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से निकाल करके ग्राफ पर आपको क्या कर देना है, बस उसको दर्शा देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा था, कि कह रहा क्या कि इस स्थिति को बीजीय गणितीय, तो बीजगणितीय में तो हम लोग समीकरण लिख दिए और फिर उसके बाद ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था। तो ये क्वेश्चन इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला स्टूडेंट क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी 1300 रुपया में। तो इस स्थिति को क्या करना है, ज्यामितीय और उसी के रूप में व्यक्त करना। तो व्यक्त करने के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा कि माना कि यहाँ पे माना कि एक बल्ला का कीमत, एक बल्ला बैट को बोलते हैं ना, एक बल्ला का कीमत जो है 100 रुपया एंड उसी प्रकार एक गेंद की कीमत, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेंद की कीमत 22 रुपया मान लेंगे। कंडीशन के अनुसार बोला है काची, पहली कंडीशन में, पहली यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है काची कि 3 बल्ला तथा 6 गेंद, तो यानी 3 बल्ला तो 3x हो जाएगा और 6 गेंद तो 6 बाई हो जाएगा कितना रुपया में, 3900 रुपया में। तो यहाँ से मैंने कर दिया 3900 रुपया। ये आपका स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा कंडीशन आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोला, क्या बोला कि एक बल्ला तथा एक, क्या बोला, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो एक बल्ला तथा 2 गेंदें, तो 2 गेंदे के लिए 2y हो जाएगा कितना रुपया में, 1300 रुपया में खरीदा। तो ये आपका सेकंड कंडीशन बन गया। तो ये सेकंड आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका समीकरण निकल गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आप समीकरण को लिखना है भी मात्र, ठीक है। और इसको आप मान सारणी निकाल करके आप ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में भी बिल्कुल ईजी है, बस क्या करना है उसी प्रकार व्यक्त कर देना है। चलते हैं, क्या बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, लेकिन 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार कर लेना, क्या, माना कि 1 केजी सेब का जो कीमत है स्टूडेंट उसको मैंने मान लिया 100 रुपया एंड 1 केजी अंगूर का जो कीमत है उसको मान लिया मैंने 22 रुपया। तो बोला शुरुआत में कितना खरीद रहा है, शुरुआत में 2 केजी सेब एंड 1 केजी अंगूर। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन में बोल सकते हैं उसको, फर्स्ट कंडीशन पहली स्थिति लिख देंगे, यानी मैंने इसको इंडिकेट कर दिया। फर्स्ट कंडीशन में क्या,
कि 2 kg सेब था, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, क्योंकि 1 kg था तो 1 kg में y से गुना करेंगे तो ये y ये हो जाएगा कितना रुपया में, 160 रुपया में। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, पहला इक्वेशन। सेकेंड नंबर में क्या करने के लिए बोल रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब, 4 kg तो 1 kg का रेट अगर 100 रुपया है तो 4 kg का 4x हो जाएगा, प्लस 2 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का कीमत यहाँ पे मैंने माना 22 रुपया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बराबर में कुल टोटल कितना रुपया, 300 रुपया, है ना, 300 रुपया। तो इस तरीके से स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा, है ना। अगर वैल्यू पूछता है कि बताइए कि 1 kg का है तो हम इस क्वेश्चन, ये दोनों इक्वेशन को क्या करते, सॉल्विंग करते, लेकिन अभी नहीं करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में बिल्कुल आसान तरीका से बोला है 3.2, जो कि उसमें 3.1 में मात्र 3 ही क्वेश्चन था, जो कि आपको कंडीशन पर लिखना था, है ना, और ग्राफ पर दर्शाना था। तो आप आशा करते हैं ग्राफ पर दर्शा देंगे, है ना, और उस तरीके से आप ग्राफ पर दर्शाने के लिए भी सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3.2 में भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन बोला है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इसमें क्या बोला है, कुछ ज़्यादा नहीं बोला है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। भाई पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दूंगा। भाई क्वेश्चन कौन, 1 का 1 सॉल्विंग कर रहे हैं हम लोग, क्या सॉल्विंग कर रहे हैं, 1 का 1 सॉल्विंग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को मानना तो पड़ेगा, कह रहा है कि क्लास 10 का जो स्टूडेंट था उसमें से 10 स्टूडेंट ने एक मैथ का दिया प्रतियोगिता दिया, जिसमें से लड़कियों का जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या, माना कि क्या, माना कि क्या, इसको मैं लिखता हूं क्लियर, लड़कों की संख्या अगर मान लेते हैं, संख्या मान लिए लड़कों की संख्या x, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा बताइएगा, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन से ही बोला है, खुद बोला था क्या कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एग्जाम टेस्ट दिए, है ना, जिसमें से लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सही बात है, मैंने कर दिया और कुछ ज़्यादा नहीं किया। मान लिया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो x प्लस 4। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या निकालना है। तो बताइए कुल टोटल कितना लड़का था, भाई x लड़का और x प्लस 4 लड़कियां बराबर कुल टोटल विद्यार्थी 10 था। तो यहाँ से 2x प्लस में 4 बराबर में 10। अगले लाइन में क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ से 2x इक्वल टू 10 माइनस 4 कर लेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 2x बराबर 6। तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 3, यानी लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3। तो लड़कियों की संख्या इसको से 4 अधिक है, तो यानी लड़कियों की संख्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लड़कियों की, ये तो लड़कों का हो गया ना, लड़कों की संख्या, है ना, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या हो जाएगा कितना निकल जाएगा, वो 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से लड़कों एंड लड़कियों की संख्या को क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, मात्र क्या करना है, लेट के लेना है कि माना कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या हो जाएगा x प्लस 4। फिर उसके बाद कुल टोटल बोला है क्या चीज कि दोनों मिलाकर के कुल टोटल 10 छात्र थे। तो मैंने लड़कों की एंड लड़कियों की संख्या को जोड़ दिया, क्योंकि कुल टोटल मिला के 10 था, तो 10 कर दिए इक्वल टू में। जो भी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को प्राप्त हुआ कि x बराबर 3, ठीक है। तो अगर x बराबर 3 है तो अगर लड़कों की संख्या, देखिए यहाँ से लड़कों की संख्या x बराबर 3 आया, तो x की जगह पर यहाँ पे रखेंगे ना,
तो रख दिए 3 + 4 यानी 7 हो गया लड़कियों की संख्या। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। कुछ इसमें ज़्यादा नहीं पूछता है स्टूडेंट, बस आप लोग को क्या करना लेना है, बस आसानी से क्या करना है, इसको क्लियर रूप से समझना है और बनाना रहता है। कुछ ज़्यादा इसमें आपको क्लास 10 में हमें आपको भारी नहीं लगना चाहिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो। जैसे अब यहाँ पे हम लोग सॉल्विंग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई, केयर कीजिएगा, है ना। बस कुछ नहीं, बोला कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो सबसे पहले हम लोग को तो मानना पड़ेगा। अब मानना पड़ेगा तो मानने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यह है भाई, तो लिख दिया माना, का चीज मान लिए, माना एक पेंसिल का मूल्य आपको मान लिए 100 रुपया, एंड यानी एवं, एंड समझिएगा, एक कलम का जो रेट है, मैंने माना कलम का जो रेट, एक कलम का मूल मैंने मान लिया 22 रुपया। अब हम कंडीशन के अनुसार चलते हैं। क्या बोला था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो 5x + 7y, क्योंकि एक कलम का कीमत अगर 100 रुपया है तो 5 कलम का 5x, 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा और 7 कलमों का 7y हो जाएगा। तो अगले लाइन में क्या बोला कि कुल कितना रुपया, 50 रुपया उसको लगा था। ये पहला आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, समझे स्टूडेंट। ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। और सेकंड इक्वेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसी को समझ लेंगे। क्या बोला, जबकि 7 पेंसिल यानी 7x एंड 5 कलम, तब 5y बराबर कितना रुपया दिया था, 46 रुपया दिया था। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको क्या कर देना है, सॉल्विंग करने आना चाहिए आपको। समीकरण 1 में मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या कर दें कि 1 - 2 कर दें, 1 माइनस क्या कर दें, 2 कर दें, क्योंकि चिन्ह जो है समान है। 1 - 2 करेंगे, समीकरण 1 से 2 घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। लेकिन एक बात और स्टूडेंट, यहाँ पे तो कोई इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 5 से गुना करना पड़ेगा, घटाओ समीकरण 2 में 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी 1 में 5 से एंड 2 में 7 से। क्यों, क्योंकि मैं इसको बराबर करना चाहता हूँ, इसलिए। अब मल्टीपल कर दिया तो कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 25x हो जाएगा और प्लस में 7 × 5 = 35y हो गया, और 50 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये 250 हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं। नीचे 7 से तो 7 × 7 = 49x हो जाएगा, एंड प्लस में 7 × 5 = 35y बराबर में 7 × 42 और 7 × 28 और 4 कितना होता है, 8 × 4 = 32, यानी 300, 8 × 4 = 32, यानी 300 इतना, है ना, 28 × 4 = 32। क्या बोला, समीकरण 1 घटाना है, भाई घटाना है तो मैंने घटा दिया। अगले लाइन में क्या आ जाएगा बताइए, 25 में से अगर -49 में से अगर ये जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस बचेगा हमारे हिसाब से 24x, ये तो आपका क्रॉसिंग हो जाएगा। बराबर में इस साइड में क्या बचेगा, -2, 12 में से 5 गया तो ये 7 बचेगा, ये हो गया a, 24 × 72, यानी x बराबर आ गया क्या, 3। समीकरण 1 से या समीकरण 2 से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। x बराबर 3 है तो समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलिए या 2 से चलिए। 1 से क्या, 1 कितना है, इसको पहले चेक तो कर ले। 1 है 5x + 7y बराबर 50, 5x + 7y बराबर में 50। चूंकि x का मान दिया हुआ है 3, तो
तो पंक्ति स्टूडेंट 5 गुने 3 हो जाएगा, प्लस में 7y बराबर क्या 50 हो जाएगा, है ना। अगले लाइन में क्या करने वाले हैं, अगले लाइन में कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, पंक्ति 15 कर लेंगे, कैलकुलेशन मात्र है इसमें ज़्यादा, ये 50 होगा। अब ये जो है 15 जो है उस साइड में चल जाएगा, तो 7y बराबर 50 में से 15 घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 35, है ना। अब इसको काट सकते हैं, 7 बचे 35, तो स्टूडेंट y बराबर क्या आ गया 5। तो आपको पता चल गया x का मान एंड y का मान। x का मान आपको पता चला 3 एंड y का मान आपको क्या पता चला, y का मान हम लोगों को 5 पता चला। अब क्वेश्चन में हम लोगों ने इस तरीके से क्या कर दिया, x का मान और y का मान निकाल दिया। यही तो आप लोगों से पूछ रहा था, है ना, कि एक पेंसिल का तथा इसका हो गया x का मान 3, y का हो गया 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट एक कलम का कीमत एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया और एक कलम का रेट हम लोगों ने कितना 5 रुपया निकाल लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को क्या कर दिए, सॉल्विंग कर दिए। तो चलते हैं, आप ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, है ना। ग्राफी में क्या होता है कि जहाँ पे करता है, जिस निर्देशांक पे करता है वहीं आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि अनुपातों a1 बटा a2 कोमा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा क्या है, समपाती है ना। तो समीकरण 1 की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 5x माइनस में 4y प्लस में 8 बराबर में कितना 0 है, और यहाँ पे 7x प्लस में 6y माइनस में 9 बराबर 0 है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूला पर कवर करें, a1 बटा a2 पर बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटा c2। अगर तीनों बराबर आ जाता है, कंडीशन क्या होता है कि तीनों बराबर आ जाता है, तो हम लोग क्या उससे बोलते हैं स्टूडेंट, समझिएगा, हम लोग समपाती बोलते हैं। तीनों अगर बराबर आ जाता है तो देखते हैं भाई बराबर आता है कि नहीं। हमें तो लगता है कि नहीं, क्योंकि एक a1 का मान 5 एंड a2 का मान 7, तो 5/7 बराबर आना चाहिए -4/6 है। यहाँ पे b1 बटा b2, तो जबकि यहाँ से लग रहा है नॉट इक्वल टू है, तो ये तो डायरेक्ट लग रहा है कि प्रतिच्छेदी है, क्योंकि बराबर नहीं है। और कोई बराबर है क्या, नहीं, और कोई बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रतिच्छेदी हो गया, है ना, क्योंकि 8/9 है तो बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको बताना है कि भाई ये प्रतिच्छेदी है या नहीं है ना। तो इसी तरीके से आपको बताना था। जैसे अगला क्वेश्चन में क्या है, केयर कीजिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज करके उसको मैं बताता हूँ, है ना। इसको आप समझ गए ना, क्वेश्चन को क्या करना, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन था उसको लिख देना और इस पर चेक कर लेना है कि भाई वो समपाती है तो समपाती लिखेंगे, प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी लिखेंगे, और समांतर है तो समांतर लिखना है। वहीं आपको इसमें क्या करना है, चूज करना है। तो इसमें सब आप खुद से बना सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया, बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ये कंडीशन लागू होता है, 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर में कितना है 0, एंड नीचे में 18x प्लस में 6y प्लस में 24 एंड बराबर में 0। क्या ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पर लागू होता है। देखिए स्टूडेंट, आप चाहें तो डायरेक्ट भी पता कर सकते हो कि 9/18 बराबर में 3/6 बराबर में 12/24, समझ रहे हैं ना। तो 12 दूना 24, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 2 से कैंसिल, तो यानी 1/1 सब आ गया। तो इसका मतलब लग रहा है बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सब बराबर है, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, या 1 ही लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, समपाती ना आ गया, क्योंकि ये सब क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम क्या कर सकते हैं,
कैलकुलेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं इस पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 3 में देख लेते हैं, इसमें इसको भी लिख लेते हैं। 6x माइनस में 3y प्लस में 10 बराबर में 0 एंड नीचे जो है 2x माइनस बाई प्लस में 9 बराबर क्या है 0। क्या भाई लागू होता है कि नहीं, तो देखते हैं a1 बटा a2, a1 बटा हम लोग को फॉर्मूला होता है a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटा c2। अब देखते हैं कौन नियम लागू होता है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया 6 बटा 2 माइनस 3 बटा -1 एंड 10 बटा 9। तो यहाँ से हमें लग रहा है माइनस माइनस कैसे 3 दूना 6, तो ये 2 गो बराबर आ गया लेकिन 1 बराबर नहीं आ गया, यानी 2 गो सम्मिलित है, दो गो का जो निर्णय है वो हाँ है लेकिन 1 गो का निर्णय नहीं है। तो ये क्या हो गया समांतर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, इसमें यही करना था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी लग रहा है कि वही क्वेश्चन है। हाँ लग तो रहा है। कह रहा है कि अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कीजिए कि निम्न में रैखिक युग्मों की संगत है या नहीं है ना। चेक करना है इसमें कि भाई संगत है कि नहीं है। अब संगत है कि नहीं है ये कब पता चलेगा, जब हम इसको चेक करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे तभी ना पता चलेगा। तो इसमें ऑलरेडी स्टूडेंट इसमें कुल टोटल इसमें 1 2 3 4 5 इसमें कुल टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चनों को आपको क्या कर लेना है बना लेना है, ठीक इसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया है ना। इसमें भी वही चेक करने के लिए बोल रहा है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। तो देख लीजिएगा आप है ना। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, तो लग रहा है क्या इसमें भी हाँ संगत असंगत इसमें भी था और इसमें भी था। देखिए इसमें भी है 4 नंबर क्वेश्चन में भी है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है ग्राफीय विधि से हल करें। यदि संगत है तो अगर संगत है तो उसको क्या कर देना है, संगत किसको बोलते हैं, जो a1 बटा a2 b1 बटा b2 a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटा c2। अगर बराबर है तो हम उसको क्या बोलेंगे संगत बोलेंगे। तब हम क्या कर सकते हैं ग्राफीय विधि से उसको हल करना। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन वही बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। उसमें तो सिर्फ 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ यहाँ पे चेक करने के लिए है, चेक करना है कि भाई संगत कौन है कौन कौन संगत है। लेकिन 4 नंबर में आपको चेक करना है कि संगत 4 गो में से कौन कौन है और उसको फिर ग्राफीय विधि से क्या कर देना हल निकालना। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आप लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है, उसको लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। मान सारणी निकालिए और बस ग्राफ पर आपको क्या कर दीजिए ड्राइंग कर दीजिए। अब जहाँ दोनों रेखाएं करती है उसका मान हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, बाग मतलब समझते हैं बगीचा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भाई माना कि आयताकार बाग जो है आयताकार बाग ओए ये क्या आ गया, आयताकार बाग की चौड़ाई जो है मैंने मान लिया x है ना। तो क्या इसकी लंबाई पता चल जाएगा। लंबाई एक खुद बोला है स्टूडेंट काची कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो x है चौड़ाई तो उसको से कितना अधिक है 4 अधिक है। ठीक है, और बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है उसका अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। तो बताइए अर्ध परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है ना 36। लेकिन ये अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है ये 2 से क्या हुआ है कटा हुआ है ना। तो अर्ध परिमाप का मतलब यही होता है स्टूडेंट, केयर कीजिएगा कि ये 2 यहाँ पे नहीं है, यानी सिर्फ आधा है। यानी आपका लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है। अब देखिए लंबाई का मान ये है, चौड़ाई का मान आपके पास ये है।
तो x प्लस 4 रखेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा 36, एंड 2x बराबर में 36 माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 32। यहाँ से आप काट सकते हैं 16, यानी x बराबर आप 16 हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर करें आपका जो ये लंबाई आ गया ना, सॉरी चौड़ाई आ जाएगा, तो चौड़ाई आपका हो गया यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चौड़ाई यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, केयर कीजिएगा, चौड़ाई आप लोगों को पता चला 16, एंड ये 4 ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप क्या होता है, 2, अर्ध परिमाप आधा होता है ना, परिमाप निकालेंगे तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, उसको फिर आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, तो ये केयर करने वाली है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 36। तो इस तरीके से स्टूडेंट एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्विंग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बना है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 को बराबर 0 दी गई है। दी चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो। ओहो देखिए, एक तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस में 8 बराबर में 0। एक आपको ऐसा समीकरण लिखना है जो पहला में प्रतिच्छेदित करता है, तो प्रतिच्छेदित करने के लिए क्या होता है, कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए, तो कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको मैंने मान लिया 3x और इसको मैंने 2y मान लिया, और यहाँ पे मैंने मान लिया जो मानना है 10 मान लेना है। अब इसको बराबर करेंगे उस फले फॉर्मूला पर a1/a2 एंड b1/b2, तो क्या कभी भी आ पाएगा बराबर नहीं, क्योंकि 2/3 आ जाएगा और यहाँ 3/2 आ जाएगा, तो यही नॉट इक्वल टू आ गया, तो प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन हो गया। तो यही आपको क्या कर रहा है, ये जो बीच वाला मैंने घेरा उसको, ये आपको क्या कर रहा है, एग्जाम्पल लिखने के लिए कह रहा है, अपना मन से कि एक और समीकरण लिखिए। अब समांतर के लिए क्या होता है वो भी आप लोग जानते ही हैं, है ना। समांतर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समांतर के लिए आपको पता है कि समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 बराबर एंड 1 बराबर नहीं, तो मैंने यहाँ 4x ले लिया, यहाँ 6y ले लिया, है ना, एंड माइनस यहाँ पे 10 ले लिया, तो क्या पता चला आप लोगों को, ये 2 तो बराबर आ जाएगा, कैसे, क्योंकि 2/4 3/6 करेंगे तो 1/2 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये थर्ड वाला जो अचर पद रहेगा C1/C2 वो बराबर नहीं आएगा, तो समांतर के लिए हो जाएगा समपाती में तीनों बराबर रहना चाहिए भाई। समपाती में मैंने मान के चलिए यहाँ पे 6y लिया, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 16 बराबर 0, तब ये जो है समपाती कहलाएगा। तो यही आपको क्या कर लेना था, एग्जाम्पल लेना था। तो इसमें कुछ पावर नहीं है स्टूडेंट, आप इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पावर है ना, बस केयर करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में 2 समीकरण दिया हुआ है, x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 है, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या है 0। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है, इसका ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है, और जो ग्राफ बन रहा है उसमें कह रहा है कि एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब जो त्रिभुज बन गया उसको छायांकित कीजिएगा, तो स्वाभाविक है त्रिभुज बनेगा ही एकदम, क्योंकि इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे हम लोग मान सारणी, तो इसको समीकरण 1 लिख देंगे, इसको समीकरण 2 लिखेंगे, है ना। समीकरण 1 के लिए जो है 1 के लिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग, समीकरण 1 के लिए मान सारणी हम निकाल सकते हैं, मान सारणी, है ना। तो मान सारणी यहाँ पे निकालेंगे, तो मान सारणी आप ज़्यादा जितना आपको इच्छा करता है उतना निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिमिट कर ले रहा हूँ, एगो x ले लिया, एगो y, ये तो मान्य है ना। x बराबर अगर 0 लेंगे, केयर कीजिएगा, x बराबर अगर 0 लिए तो y बराबर 1 आ जाएगा, एंड अगर y बराबर 0 लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, x बराबर आपको -1 आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 के लिए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी कुछ नहीं ज़्यादा करना, यही करना है 2 के लिए भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखना है मान सारणी, है ना, एंड यहाँ पे हम लोग को बना लेना है नीचे ग्राफ बना करके उसमें डबल एगो x का एंड एगो y का क्या लिख देना, मान लिखना है। अगर x बराबर अगर 0 लेते हैं, समझिएगा, x बराबर अगर 0 लेते हैं
तो बाई का जो मान आएगा स्टूडेंट वो 6 दूनी 12 आ जाएगा। वो कैसे, इसमें मैं कलर समीकरण 2 में रख कर देख ले रहा हूँ डायरेक्ट कि एक्स बराबर 0 रखेंगे तो बाई एक्स वाला फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो इसमें ये बराबर कुछ साइड में जाएगा तो डायरेक्ट आपका 6 हो जाएगा। लेकिन जब बाई बराबर अगर 0 लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जब इस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को आप किस पर, ग्राफ पर दर्शाइएगा तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा त्रिभुज जहाँ कटेगा, है ना, जहाँ कटेगा। अब कटेगा तो उसको आप लोग जो भी त्रिभुज बनेगा एक्स अक्ष पर उसको क्या कर देना है, आपको उस निर्देशांक को क्या कर देना, लिख देना है। बस सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपको लिए। हम अगर मेहनत करें तो थोड़ा सा आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। इसीलिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि अगर मेहनत कीजिए, मेहनत जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई भी परिणाम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी आपको परिणाम मिलेगा, है ना। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि मेहनत करने से जो भी आपको प्रोसेस है ना, कि फल मिलता है, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन वही बात है, जब तक आप किसी काम को करने के लिए ठान नहीं लेंगे तब तक आप किसी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप रिवीजन कर, अगर रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन फास्ट इससे हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट बार में भी आपका क्लियर हो जाएगा। कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।